नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है पछतावा। इन हाथों से न जाने मैंने कितने लोगों के ऑपरेशन किए होंगे। अगर उन सारी मरीजों की डिटेल्स लिखता तो आज कई मोटी मोटी डायरियों का पुस्तकालय बन गया होता। इतने मरीजों के ऑपरेशन करने के बावजूद आज तक मैं किसी भी मरीज के सामने नर्वस महसूस नहीं करता, परंतु आज पहली बार मेरे हाथ कांप रहे थे, धड़कनें बढ़ रही थी और दिल जोरों से घबरा रहा था। रात के 3 बज रहे थे। कानपुर के सड़कें की स्ट्रीट लाइट की प्रकाश मध्यम मध्यम से दिख रहा था। पूरा शहर कृत्रिम प्रकाश में डूबा हुआ था और मैं इतनी रात को अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में मौजूद था। मेरा नाम डॉक्टर अमृत है। मैं एक सर्जन डॉक्टर हूँ और सिटी हॉस्पिटल कानपुर में नौकरी करता हूँ। मैं पिछले 18 वर्षों से इसी अस्पताल में काम करता आ रहा हूँ। प्रत्येक दिन की तरह आज भी मैं अस्पताल से रात करीब 10 बजे घर पहुँच गया था। पत्नी कनिका के साथ भोजन करने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया। हमारी आंख लग चुकी थी। दुनिया की भागदौड़ से मुक्त होकर आराम से सो रहा था। तभी अचानक से मेरे कमरे के टेलीफोन की रिंग बजी। हेलो, मैंने बोला। आप डॉक्टर अमृत बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं सिटी हॉस्पिटल कानपुर से बोल रहा हूँ। एक इमरजेंसी केस है, आपको अभी तुरंत अस्पताल पहुँचना होगा। ओके बोलकर मैं फ़ोन को रख दिया। मैंने अपनी नज़र घड़ी के कांटों पर दौड़ाया। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। अभी कुछ क्षण पहले ही मेरी नींद गहरी हुई थी और अस्पताल से कॉल आ गया। मैं अंदर ही अंदर चिढ़ गया, परंतु अब मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता था, इसलिए तुरंत तैयार होकर अस्पताल के लिए निकल पड़ा। बात करने के कुछ ही मिनटों बाद मैं अस्पताल में था। मैं जिस लड़की का ऑपरेशन कर रहा था वह और कोई नहीं बल्कि मेरी बेटी वानी थी। पिछले वर्ष ही 10वीं की परीक्षा पास की थी। मैंने उसे आगे की पढ़ाई के लिए कानपुर के एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा दिया था ताकि किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज से एडमिशन मिल सके। वानी बचपन से ही काफ़ी तेज विद्यार्थी रही, जिसके कारण मुझे उससे काफ़ी उम्मीदें थी। वैसे हर माँ बाप को अपने बच्चे से उम्मीदें होती हैं। मेरी पेशा ही ऐसी थी कि मैं ज़्यादा समय बिजी ही रहता, जिसके कारण मैं अपने परिवार को बहुत कम समय दे पाता था। वानी के 10वीं के बाद मैंने हॉस्टल फैसिलिटी वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा दिया ताकि वहाँ रहकर अच्छे से पढ़ाई पर फोकस हो सके, परंतु अधिकतर समय काम इंसान की सोच के ही विपरीत होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने वानी को हॉस्टल में पढ़ाई के लिए रखा था, परंतु वानी को अपनी क्लास के एक टीचर से प्यार हो गया। पता नहीं इस प्यार को क्या कहूँ, इस उम्र में होने वाली आकर्षण कहूँ। खैर, मुझे तो इसे टीचर का दोगलापन कहना ज़्यादा उचित लग रहा है। वानी इन सब चीज़ों में इतना खो गई थी कि वे अपनी पढ़ाई पर सही तरीके से फोकस नहीं हो पा रही थी। क्लास के बाद रात में अक्सर दोनों कई कई घंटों बात किया करते थे। 25 दिसंबर क्रिसमस त्यौहार होने के कारण उसकी कोचिंग में छुट्टी थी। उन्होंने इस दिन घूमने का प्लानिंग कर रखी थी। क्रिसमस के दिन वानी सुबह स्नान करने के बाद कपड़े पहन रही थी, तभी उसकी फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन वानी के प्रेमी टीचर ने किया था। उसे तैयार होकर हॉस्टल से 100 मीटर दूर सड़क पर बुला रहा था। वानी तैयार होकर उसके पास गई और प्रेमी टीचर की गाड़ी में जा बैठी। दोनों बात करते हुए अपनी प्लानिंग के रेस्टोरेंट में जा पहुंचे और खाना वाना खाकर घूमने निकल पड़े। ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ था कि दोनों साथ में घूमने निकले हों। इससे पहले भी दोनों कई बार एक साथ घूमने निकल चुके थे। करीब दोपहर के 3 बजे दोनों एक होटल में प्रवेश करते हैं। यह होटल कानपुर के पश्चिम साइड या यूं कहे कि कानपुर के सबसे किनारे तरफ स्थित है। यह होटल उससे कोचिंग से काफ़ी दूर पड़ती है। दोनों उस होटल में 2-3 घंटे समय बिताने के बाद वापस लौटने लगे। उसके टीचर वानी के हॉस्टल से लगभग 200 मीटर दूर ही छोड़कर चला गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वानी के साथ उसे कोई और देखकर गलत सोचे। वानी गाड़ी से उतरकर टीचर को बाय करती और अपने हॉस्टल वापस चली गई। उस रात वानी ने टीचर के साथ दिन भर बिताई पलों में खोकर गुजार दी। अगले दिन जब वानी क्लास गई तो अपने टीचर को पलके उठाकर देखने लगी और शर्माकर मुस्कुराई।
वानी को मुस्कुराता देख प्रेमी टीचर भी होठ को थोड़ा दबाते हुए मुस्कुरा उठा। उस वक्त वानी की आंखों में शर्म कम और प्यार ज्यादा दिख रहा था। शायद उस वक्त वानी अपनी आंखों पर मोहब्बत की धुंधली परत चढ़ा रखी थी, इसीलिए उसे प्रेमी के मासूम चेहरे के पीछे धोखेबाज चेहरा नहीं दिख रहा था। अगले 2 महीनों तक वानी की जिंदगी अच्छी बीती, लेकिन एक दिन अचानक उसे मालूम हुआ कि उसके प्रेमी टीचर अब किसी और लड़की के प्रेम में पड़ चुका है। यह सुनकर वानी घबरा गई और उससे प्रेमी टीचर पर अंदर ही अंदर गुस्सा भी आया। वानी तुरंत अपने टीचर को फोन लगाकर इसके बारे में जानकारी लेने लगी, परंतु उसके टीचर इस बात से इनकार कर दिया। प्रेमी टीचर अपनी मीठी बातों से वानी को समझाने में कामयाब हो गया और वानी को मना भी लिया, लेकिन कहा गया है ना, पाप को कितना भी छुपा लो, एक दिन में सभी के सामने आ ही जाता है। कुछ दिनों बाद वानी को यह बात मालूम ही हुई, बल्कि टीचर और उसकी क्लास की शीतल नाम की लड़की के साथ कुछ अश्लील फोटो भी देख ली। वानी कई दिनों से अपने प्रेमी टीचर का मोबाइल देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वानी प्रेमी टीचर का मोबाइल देखने में नाकामयाब हो रही थी। फिर एक दिन अचानक टीचर का मोबाइल वानी के पास आ गया और टीचर की सारी पोल खुल गई। वो उसके चेहरे के मासूमियत के नकाब भी हट गया। उस रात वानी काफ़ी रोई थी। जब इंसान के पास बुरा वक्त आता है तो उसके साथ हर तरफ से बुरा ही होता है। उस दिन वानी की तबीयत बिगड़ गई, उसे चक्कर आने लगे और अचानक से ज़मीन पर गिर पड़ी। प्रिंसिपल की अनुमति से प्रेमी टीचर वानी को एक बगल के अस्पताल में ले गया। डॉक्टर ने जो बात बताई उसे सुनकर सिर्फ वानी ही नहीं, उसके प्रेमी टीचर के भी पैरों तले जमीन खसक गई। वानी गर्भवती थी। हाँ, वानी माँ बनने वाली थी। यह सुनने के बाद प्रेमी टीचर और वानी दोनों कुछ पल तक सुन पड़ गए। देखो, तुम्हारी अभी माँ बनने की उम्र नहीं है। सुबह तुम मेरे साथ किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलो, हम इस बच्चे का अबॉर्शन करा देते हैं। घर जाने के बाद प्रेमी टीचर फोन पर बोल रहा था। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। वानी प्रेमी टीचर को शादी के लिए दबाव बना रही थी, परंतु हकीकत तो यह थी कि अभी वानी की उम्र मात्र 16 वर्ष थी। ना तो उसकी उम्र शादी करने की थी और ना ही माँ बनने की। खैर, जो गलतियाँ हो चुकी थी उसका सिर्फ एक ही उपाय था कि बच्चे का जन्म से पहले अबॉर्शन करवाना, परंतु वानी बच्चे को ना मारने की जिद पर अड़ी थी। इस बीच प्रेमी टीचर और वानी के बीच कई बार तू मैं हो गया। इतने वर्षों में तुम जैसी कितनी लड़कियों से मेरा प्रेम हुआ। अगर मैं सबसे शादी करता तो आज मेरे बच्चे से ज़्यादा मेरी पत्नियों की संख्या होती, टीचर ने कड़े स्वर में बोला। अब तक वानी को पूरी तरह से समझ आ चुका था, वह किसी अच्छे इंसान से नहीं बल्कि हवस की भूखे इंसान से प्यार कर बैठी। उसे बिल्कुल सही तरीके से समझ आ चुका था कि वह बहुत ही गिरे हुए इंसान के चंगुल में फंस चुकी है। उसे अपने आप पर घृणा होने लगी। उसे इस बात से पछतावा हो रहा था कि आखिर वह कैसे उस हवसी आदमी से प्यार कर बैठी, जिसने न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर चुका था। वानी को अपनी गलती पर काफ़ी पछतावा हुआ और वह हॉस्टल से सबसे ऊपरी मंजिल से छलांग लगा दी। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। हॉस्टल के वार्ड ने उसे छलांग लगाते देख लिया, परंतु उसे रोक पाने में असमर्थ रहा। उसने जल्दबाजी में एक सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उस हॉस्पिटल के अनोखे डॉक्टरों में से एक डॉक्टर मैं भी था। बदकिस्मती से उसे ऑपरेशन करने के लिए मुझे ही बुलाया गया। यही कारण था कि मैं ऑपरेशन थिएटर में काफ़ी नर्वस था और मेरे हाथ काँप रहे थे। वैसे तो प्रत्येक अस्पताल में यह ज़रूर लिखा होता है, हर किसी की ज़िंदगी भगवान बचाते हैं, बाकी हम डॉक्टर तो बस उनके माध्यम हैं। यह बातें मुझे उस रात बिल्कुल विश्वास हो गई थी। मैंने अपने 30 वर्षों का तजुर्बा लगा दिया अपनी बेटी को बचाने में, मगर अफसोस मैं असफल रहा। उस रात मैंने उसकी एक एक धड़कन मॉनिटर में देखी। नीचे गिरती उसकी ज़िंदगी की ग्राफ हमें सिखा रही थी, अगर तुम अपने बच्चे को समझते, उसे समय देते, उसके साथ समय बिताते, प्यार देते, तो शायद वह किसी गैर से प्यार की उम्मीद नहीं करती। फिर अचानक वह ग्राफ भी मुझसे रूठ कर नीचे गिर पड़ा। एक समतल रेखा खिंचकर कहीं छुप गई। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे समझते ज़्यादा समय नहीं लगा कि अब वानी मेरी ज़िंदगी से कहीं दूर निकल पड़ी है। वानी अपने परिवार को छोड़कर, इस मतलबी दुनिया, हफ्सी और कातिल दुनिया को छोड़कर
कहीं दूर गुमनाम हो गई थी। वानी मेरी अस्पताल में मेरी नज़रों के सामने जिंदगी के अंतिम सांस ले ली। मैं उसे बचाने में असफल रहा। 25 साल बाद कानपुर के नामचीन कोचिंग में अपनी 16 वर्ष की पोती की एडमिशन करवा उसे हॉस्टल में ही छोड़कर वापस आ रहा हूँ, मगर दिल आज भी उस घटना को भूल नहीं पाया और उसे याद कर अभी भी आंखें नम हो जाती है। अपने पोती को यहाँ छोड़ने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा, परंतु उसे पढ़ाई के लिए बाहर तो भेजना ही जरूरी है। अगर मैंने पिछली घटना से इस बार सीख जरूर लिया है। मैंने पहले से कुछ ज़्यादा सावधानी बरती है। मैंने उसे बचपन से ही सही बुरे की समझ दी, मार्शल आर्ट सिखाई। इसके फ़ोन में लाइव लोकेशन और एक्टिविटीज़ की जानकारी के लिए कुछ सॉफ्टवेयर भी डलवा रखे हैं, क्योंकि मेरी बेटी की घटना इतना ज़रूर सिखा गई कि आप शिक्षक, हॉस्टल मालिक, उसके क्लासमेट, ऑटो बस वाले पर विश्वास नहीं कर सकते। अगर आप पुलिस के भरोसे बैठोगे तब तक आप सिर्फ रिपोर्ट ही लिखवाने लायक बचेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।